हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकंड क्लास ले रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में पूरा जो वर्ड्स आ सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, वो कवर किए थे। आज हम लोग इसके वर्किंग नोट्स कवर करने जा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपको पिछली वीडियो और आज की वीडियो ये दो चीजें आप अच्छे से देख के याद रख पाते हैं तो आपको चैप्टर करने में शायद ही कहीं कोई दिक्कत आए, क्योंकि पूरे चैप्टर का आधार जो है वो यही है। ठीक है, तो करें शुरू आज की क्लास हम लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आओ बेटा, पहले आज हम बात कर लेते हैं यहां पे करें शुरू। सबसे पहले हम कुछ एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं। जैसे हमें सवाल में बैलेंस शीट गिवन होती है और बैलेंस शीट के बाहर अगर कोई इंफॉर्मेशन होती है तो उसे हम बोलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन का क्या यूज होता है, किस तरीके से उसे ट्रीट करना है, वो हमें सीखना है। पहली जो सबसे पहली एडजस्टमेंट हमारी है वो है हमारी आज की प्रोविजन फॉर टैक्स। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में। बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स हमें बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर दिख रहा होता है। यानी जब सवाल की बैलेंस शीट होगी उसके अंदर हमें कहां दिख रहा होगा, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दिख रहा होगा करंट लायबिलिटी के अंदर। अब अगर बाहर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है टैक्स से रिलेटेड तो भी प्रोविजन फॉर टैक्स अपने आप में एक स्पेशल पॉइंट है। प्रोविजन फॉर टैक्स की जो 2 साल की वैल्यूज गिवन होती हैं, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग, इन वैल्यूज का डिफरेंस नहीं निकाला जाता। जैसे बाकी कोई भी चीज है, मान लो शेयर कैपिटल 2 लाख से 3 लाख की हो गई तो हम उसे बोलते हैं इशू हो गई 1 लाख की, डिफरेंस निकालते हैं। मान लो डिबेंचर 5 लाख से 3 लाख के हो गए तो हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 2 लाख। लेकिन अगर प्रोविजन फॉर टैक्स 2000 से 3000 दे रखा हो, इसका मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि 1000 का प्रोविजन है। प्रोविजन फॉर टैक्स का कभी भी डिफरेंस निकाल के नहीं लिखा जाता। क्लियर हो गई ये बात। प्रोविजन फॉर टैक्स अपने आप में एक स्पेशल पॉइंट है बेटा। प्रोविजन फॉर टैक्स की जो 2 वैल्यूज गिवन होती हैं, एक प्रीवियस ईयर की और एक करंट ईयर की। प्रीवियस ईयर की वैल्यू को आप कहां ले जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे नीचे ले जाके माइनस कर देंगे। अगर आपको याद हो तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमने कहा था, एक जोड़ दो या एक कम कर दो 12 पॉइंट्स में, याद आ रहा है आप लोगों को। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे नीचे ले जाके माइनस कर देते हैं। कौन से वाली वैल्यू, पिछले साल वाली। और जो करंट ईयर की वैल्यू है बेटा, वो करंट ईयर की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पीएटी वाले वर्किंग नोट में प्लस कर देंगे। यहां जो मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का वर्किंग नोट बनाया था उसके अंदर हम किसको क्या करेंगे बेटा, प्लस कर देंगे। यानी इन 2 वैल्यूज को जो 2000 से 3000 में बता रहा था, इन दोनों का अलग अलग जगह ट्रीटमेंट जाएगा। 2000 जो पिछले साल की वैल्यू है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे नीचे माइनस हो जाएगी, और जो 3000 है उसे हम बोलते हैं ये इस साल का प्रोविजन है। करंट ईयर वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, इस साल का प्रोविजन। वो 3000 कहां आ जाएगा बेटा, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, यहां मतलब पीएटी वाले वर्किंग नोट में प्लस हो जाएगा। जो पहला आइटम था ना प्रोविजन फॉर टैक्स, वो ये प्लस होता है करंट ईयर वाला। तो याद हुआ, प्रोविजन फॉर टैक्स बिना एडिशनल इंफॉर्मेशन के भी एक स्पेशल आइटम है। और स्पेशल आइटम का स्पेशल ट्रीटमेंट क्या है, जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू है वो ऑपरेटिंग में माइनस और जो करंट ईयर की है वो पीएटी में प्लस। क्या आप जानना चाहोगे प्रीवियस ईयर वाली माइनस क्यों होती है? इनकम टैक्स जो है, आप लोग तो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हो, जानते हो, और 2nd ईयर वाले भी अच्छे से जानते हैं, 12th वालों को फिर भी नहीं पता होता। इनकम टैक्स हमेशा नेक्स्ट ईयर पे होता है, पिछले साल का, हाँ या ना। यानी इस साल जो इनकम टैक्स आप पे करोगे वो रिलेटेड कौन से साल से था, प्रीवियस ईयर से। यानी प्रीवियस ईयर वाले को बोलते हैं पेड हुआ, ये तो पेमेंट हुई है और ये इस साल का प्रोविजन बनाया है। ठीक है, तो ये प्रोविजन मेड है और ये टैक्स पेड है। ठीक है, खैर ये तो बात तब थी जब कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर सवाल में बैलेंस शीट के बाहर अगर लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन और वहां पे कुछ लिखा है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, या लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, चाहे टैक्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दी हो, 2 ही वर्ड मिल सकते हैं, या तो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर या फिर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। जिस चीज की सवाल में एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है उस चीज का हमें अकाउंट बनाना पड़ता है। फिर हमें क्या बनाना पड़ता है, उसका अकाउंट। अब ये 2 वैल्यूज ऐसे नहीं आएंगी, इसका एक टी शेप अकाउंट बनाया जाएगा। बना दूं, यहां पे हम बना रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। छोटा सा गिनती के 3 लाइन का, मैक्सिमम 4 का बना दो, 3 में भी खत्म हो जाएगा वैसे हमेशा ये। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी साइड का आइटम है ना, तो लाइबिलिटी साइड के आइटम का ओपनिंग बैलेंस इधर आना चाहिए, बाय बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आना चाहिए, टू बैलेंस सीडी, हाँ या ना। ओपनिंग बैलेंस किसको बोलते हैं, प्रीवियस ईयर वाली वैल्यूज को,
और क्लोजिंग बैलेंस किसको बोलते हैं? करंट ईयर। जैसे 2000 से 3000 है तो 2000 तो ओपनिंग हो गया, 3000 क्लोजिंग हो गया। तो अब जैसे ही हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली तो पहले हमने इसका एक अकाउंट बनाया, अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस यहां डाल दिया, क्लोजिंग बैलेंस यहां डाल दिया। अब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी उसमें दो में से एक बात लिखी हुई मिलेगी, या तो लिखा हुआ मिलेगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, या फिर लिखेगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपको वर्ड दिखे पेड ड्यूरिंग द ईयर, एक बात बताओ, मैं एक जर्नल एंट्री पूछता हूं छोटी सी आप लोगों से, सैलरी पेड, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? रेंट पेड, टैक्स पेड, बोलो, टैक्स डेबिट टू, तो इस बार शांत कैसे हो गए थे सब लोग? टैक्स के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू कैश। कब लिखेंगे? जब हमें पेड वाली वैल्यू गिवन हो। कौन सी वैल्यू गिवन हो? पेड। और अगर सवाल में मेड वाली वैल्यू गिवन हो तो क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे बाय पी एंड एल। क्या लिखेंगे? बाय पी एंड एल। एक सेकेंड चला। तो बेटा मैं आपको बता रहा था, अगर पेड गिवन है तो आप डेबिट साइड में लिखना टू कैश, और अगर लिखा है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर तो क्रेडिट साइड में लिख देना बाय पी एंड एल। बन जाएगा। अब आपके पास चार में से तीन वैल्यूज तो आ गई, दो तो ओपनिंग क्लोजिंग सवाल में गिवन थी, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। मान लो पेड वाली इंफॉर्मेशन गिवन है, यहां डाल दी, इसका टोटल लगाया, यहां लिखा, वही टोटल यहां लिखा, ये वाली वैल्यू माइनस करी तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। चार में से तीन वैल्यूज पता है तो एक बैलेंसिंग फिगर हो गई। अच्छा, मेड वाली गिवन है तो इन दोनों का टोटल किया, वही यहां लिखा, ये माइनस किया तो पेड बैलेंसिंग फिगर आ गई। आ रही बात समझ? ये तो बन गया अकाउंट। बताओ समझ में आया नहीं आया? अकाउंट याद रहेगा लंबे समय तक, ठीक है? पेड इधर, मेड इधर। मुद्दा यह कि सर अकाउंट तो बना लेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट में कभी भी ये जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, ये जैसे ही अकाउंट के अंदर चले जाते हैं ये यूजलेस हो जाते हैं, यानी इनका कोई भी ट्रीटमेंट अब नहीं होगा। ट्रीटमेंट किसका होगा? जो एडजस्टमेंट्स आई हैं, ये है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बिल्कुल नीचे माइनस हो जाएगा, और ये है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये पीएटी वाले में प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो? वही चीज है ओए माइनस पीएटी प्लस, लेकिन वैल्यूज चेंज हो गई। अब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर वाली तो यूजलेस हो गई, प्रीवियस और करंट ईयर वाली यूजलेस हो गई। कब यूजलेस हो गई? जब इसकी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई, अकाउंट बन गया, अकाउंट बनने के बाद ये यूजलेस हो गई। ठीक है? क्या ये बात समझ में आई? पेड वाली ऑपरेटिंग के लास्ट में और मेड वाली पीएटी में प्लस। पक्का? ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था प्रोविजन फॉर टैक्स का। दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं, ये पॉइंट है प्रपोज्ड डिविडेंड का। बेटा प्रपोज्ड डिविडेंड आज से 2-3 साल पहले तक इसका अलग ट्रीटमेंट होता था, ठीक है? बुक्स पता नहीं अपडेट हुई है या नहीं हुई है। आप में से किसी ने बिल्कुल लेटेस्ट बुक खरीदी है क्या? तुम्हारे पास बिल्कुल लेटेस्ट बुक किसी के भी पास नहीं है ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, नहीं है ना, न्यू नहीं है, सेकंड हैंड ही है, कोई बात नहीं। हो सकता है आपकी बुक भी सही हो जो पिछले साल की, जब सवाल करेंगे तब देख लेंगे, लेकिन पता नहीं अपडेट हुआ नहीं हुआ। प्रपोज डिविडेंड पहले बैलेंस शीट का पार्ट हुआ करता था, करंट लायबिलिटी का। जब आप लोग 12th में हुआ करते थे ना, तब आपको याद होगा जब बैलेंस शीट के बाप बेटा रटवाया गया था तो बैलेंस शीट के अंदर आप लोगों को यह बताया गया था कि करंट लायबिलिटीज के शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रपोज्ड डिविडेंड आता है। उस समय पे आपको प्रपोज डिविडेंड करंट लायबिलिटी का पार्ट बताया गया था, लेकिन इसको क्या किया गया, जैसे ही आप लोग 12th पास हो गए तो इसको बैलेंस शीट से बाहर निकाल के फेंक दिया गया। कह रहे प्रपोज डिविडेंड आज से बैलेंस शीट का हिस्सा ही नहीं है, इसको घर से बाहर निकाल दो, ये एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बन गया। ठीक है? तो प्रपोज डिविडेंड अब बैलेंस शीट के अंदर तो दिखता नहीं है, कहां दिखेगा? ये बैलेंस शीट के बाहर दिखना चाहिए। आप लोग अपने अपने एडिशंस में चेक कर लेना, जब सवाल करेंगे तो अंदर दिख रहा है, बाहर बाहर दिख रहा है, यानी कि न्यू एडिशंस है आपके पास। ठीक है? प्रपोज डिविडेंड जो होता है ये सवाल में कैसे गिवन होता है, मैं आप लोगों को पहले ये दिखा देता हूं। बेटा सवाल के अंदर प्रपोज डिविडेंड की वैल्यूज अंदर नहीं मिलती बैलेंस शीट के बाहर मिलती है, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड को घर से बाहर निकाल दिया, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बना दिया। तो ये बाहर कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, प्रपोज्ड डिविडेंड, और फिर 2 साल की वैल्यूज दे रखी होंगी। करंट ईयर की पहले लिखी होती है जनरली, प्रीवियस ईयर की बाद में। मान लो ऐसा लिखा है, यहां है 20,000 और यहां है 10,000। ठीक है? तो आपको क्या करना है, करंट ईयर वाली वैल्यूज को सवाल में ही काट देना, ये किसी काम की नहीं होती,
जो प्रीवियस ईयर की वैल्यूज है, आप लोग फर्स्ट ईयर पास करके आए हुए, आपको पता है डिविडेंड जो होता है पिछले साल का इस साल पे किया जाता है, जो पिछले साल पैसा कमाया था वो इस साल पे किया जाता है डिविडेंड के रूप में। तो प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू को क्या करना है, यही वैल्यू आपके काम की है और ये दो जगह जाएगी, ये प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू ही दो जगह जाएगी। एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगी डिविडेंड पेड की वजह से, और एक बार आपका पीएटी का जो वर्किंग नोट बनेगा वहां प्रपोज्ड डिविडेंड के नाम से ऐड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो माइनस हो गई डिविडेंड पेड, और पीएटी वाला जो वर्किंग नोट है वहां पे प्लस हो गया प्रपोज्ड डिविडेंड। समझ में आ रहा है? इसका कोई टी शेप अकाउंटिंग नहीं बनानी, कुछ नहीं करना। आपको सवाल में कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के अंदर इस तरीके से चीज दे रखी होगी, आपको करंट ईयर वाली वैल्यू को काट ही देना है, किसी काम की नहीं है। प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू को दो जगह लिखना है, एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस, और दूसरा वो जो पीएटी का वर्किंग नोट बनाते हैं पीएटी से पीबीटी पे जाने के लिए उसमें प्लस करना है। कोई डाउट? हाँ पूछो। प्रपोज डिविडेंड, क्योंकि उस समय आपकी बुक में चेंज नहीं आया होगा, मैं वही बोल रहा हूं कि आपकी बुक में चेंज आया नहीं आया ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, रियल में अभी चेंज आने के बाद इसका कोई अकाउंट नहीं बनेगा, अकाउंट उसका बनता है जो अंदर हो बैलेंस शीट का हिस्सा। अब जो बैलेंस शीट का हिस्सा ही नहीं है उसका अकाउंट भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, 12th वगैरह की बुक्स में सब में अपडेट आ चुका है, आप लोगों की बुक्स में चेक करना पड़ेगा अभी। ठीक है, हो गया होगा शायद, अपडेट होगी। चलो, प्रपोज डिविडेंड होने के बाद अगला पॉइंट हमारा कौन सा आएगा? एक दो स्पेशल पॉइंट और बताता हूं, फिर फिक्स्ड एसेट्स की तरफ लेके जाता हूं, वो समझ में आ जाएगा भी फ्रेश। एक दो चीजें यहां पे और है वो देख लो। ठीक है, आओ। प्रपोज डिविडेंड के बाद एक दो स्पेशल पॉइंट में एक वर्ड है बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट के अंदर दिखने वाला ही आइटम है, लेकिन इसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। बेटा जब हम जनरली किसी भी करंट असेट और करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद आता है। इंक्रीज, जैसे यहां पे वर्ड आ गया नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर कोई भी करंट असेट से रिलेटेड चीज है वो यहां पे आएगी, कोई भी करंट लायबिलिटी से रिलेटेड आइटम है वो भी यहीं पे आएगा। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटी है या नहीं? बैंक ओवरड्राफ्ट यहां पे आएगा या नहीं? सारी करंट लायबिलिटीज यहां आ रही है, क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स, बिल्स पेबल्स सब यहीं आ रहे हैं, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट को इस चैप्टर में फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ट्रीट किया जाता है। कौन सी एक्टिविटी में? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अगर ये बढ़ रहा हो तो प्लस कर देना, घट रहा हो तो माइनस, यानी ये यहां नहीं आएगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाले टॉपिक में आएगा। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट को बैंक लोन की तरह ट्रीट करोगे, जैसे बैंक लोन की तरह ट्रीटमेंट देते हैं। ये तो स्पेशल आइटम हो गया। एक और स्पेशल आइटम होता है कौन सा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट बता देता हूं। करंट इन्वेस्टमेंट जो होती है बैलेंस शीट के अंदर एक वर्ड दिखे करंट इन्वेस्टमेंट। अब करंट इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट ये तो करंट असेट्स का पार्ट है। करंट असेट्स की जब बैलेंस शीट में लिस्ट होती है उसमें सबसे पहला आइटम होता है करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है इन्वेंट्रीज, तीसरा ट्रेड रिसीवेबल, चौथा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऐसे होता है। तो यानी करंट इन्वेस्टमेंट भी देखने में तो क्या लग रहा है कि सर ये क्या है हमारे लिए? बताओ करंट इन्वेस्टमेंट क्या है? सर करंट असेट्स है। करंट असेट्स है तो वो यहां पे आना चाहिए था, है ना, क्योंकि सारी करंट असेट और करंट लायबिलिटी यहां आती है। लेकिन ये कहां जाएगा बेटा? फाइनेंसिंग में नहीं, इन्वेस्टिंग में जी नहीं, करंट इन्वेस्टमेंट को आप लोग ट्रीट करोगे। अच्छा, ये देख के ऐसा लगता है कि सर इसको इन्वेस्टिंग में ले जाओ, है ना, क्योंकि सर यहां जैसे आपने बैंक ओवरड्राफ्ट को यहां से हटा के फाइनेंसिंग में भेज दिया तो ये यहां से हट के इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए। जी नहीं, ये आप ट्रीट करोगे इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए। कहां यूज करोगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी जब आप लोग यहां पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखते हो तो वहां पे न केवल कैश की वैल्यू लिखोगे, इस करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस भी उसमें ओपनिंग में जोड़ दोगे, और जब क्लोजिंग लिखोगे तो दोनों के क्लोजिंग जोड़ोगे, कैश का भी और करंट इन्वेस्टमेंट का भी। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो, इसके अलावा एक पॉइंट किसी और चीज का भी होता है। प्रपोज डिविडेंड हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट अभी उस पूरे बोर्ड पे सिखाने वाला हूं, वही इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी हो गया। हाँ, वो एक ही चीज है ना। चलो, और कोई छोटा पॉइंट आएगा तो इस पर डाल दूंगा। एक छोटा पॉइंट और है, मुझे अभी क्लिक नहीं हो रहा कौन सा पॉइंट रह गया आप लोगों का, आएगा तब बताता हूं, है ना। चलो, अब हम मेजर पॉइंट सीख रहे हैं, यानी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाना सीख रहे हैं, क्योंकि जो सवाल होते हैं उसके अंदर वर्किंग नोट फिक्स्ड एसेट्स का बनता ही है। जो भी बड़े सवाल आएंगे पक्का उसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स का वर्किंग नोट बनेगा। अब सुनना बेटा, बैलेंस शीट के अंदर थोड़ी देर के लिए प्रिज्यूम करो, यहां पे जो लिख रहा हूं बाद में मिटा दूंगा, थोड़ी देर के लिए बैलेंस शीट में असेट साइड के अंदर पहला पॉइंट होता है नॉन करंट असेट्स, हाँ या ना?
नॉन करंट असेट्स के अंदर ए पॉइंट होता है टेंजिबल असेट्स, हाँ या ना? टेंजिबल असेट्स के अंदर बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है, थोड़ी देर के लिए ये मान लो, ठीक है, टेंजिबल असेट्स, ठीक है। अच्छा, टेंजिबल भी नहीं, यहां पे पहले आती है फिक्स्ड असेट्स, पहले क्या आता है ए में फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स में छोटा पॉइंट आता है ऐसे टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, और टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स के अंदर आती है बिल्डिंग, याद है? 12th में याद कराया होगा या फर्स्ट ईयर में भी दोबारा पढ़ाया हो। नॉन करंट असेट्स के अंदर आता है फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स के अंदर आता है टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, और टेंजिबल में एक आइटम अज्यूम कर लेते हैं बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की हमें दो वैल्यूज दे रखी हैं, एक करंट ईयर यानी कि क्लोजिंग, एक करंट ईयर की वैल्यू, एक प्रीवियस ईयर की वैल्यू। मान लेते हैं यहां पे हमें दे रखा है कुछ 2 लाख से 3.5 लाख या 4.5 लाख लिख लेते हैं, ऐसे मन से कुछ भी वैल्यू लिख लेते हैं अपन लोग, ठीक है, या 3 लाख से 4.5 लाख लिख लिया हमने ऐसे, डन। चलो, अब ये अगर केवल इतना ही गिवन हो, केवल इतना ही, तो ये हमारे लिए क्या है बेटा? परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स है। कोई फिक्स्ड असेट्स यानी कि बिल्डिंग 3 लाख से 4.5 लाख की हो गई, इसका मतलब साल के दौरान 1.5 लाख की खरीदी होगी, तो सिंपली अगर केवल इतना ही है तो सिंपली ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगी, क्योंकि पैसा गया होगा हमारे पास से, है ना? परचेज ऑफ बिल्डिंग लिख के 1.5 लाख रुपए माइनस कर देंगे अगर केवल इतना ही है, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज को रिवर्स करता हूं, यहां पे मान लो 4 लाख है और यहां 3 लाख है। अच्छा, ये तो वही है, अभी रिवर्स नहीं हुई, यहां पे 2.5 लाख कर देता हूं और यहां 3 लाख। कोई चीज 3 लाख से 2.5 लाख की हो गई, यानी कि 50,000 रुपए की सेल हो गई। सेल भी इन्वेस्टिंग में जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि बेचने से पैसा आता है। लेकिन अगर इतना नहीं है, इसके अलावा नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है कुछ, क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में इस बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी लाइन लिखी हुई है कि बिल्डिंग बेच दी, बिल्डिंग खरीद ली, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगा, अगर बिल्डिंग से रिलेटेड यानी इस फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो फिर क्या बनाना पड़ेगा इसका? अकाउंट। क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में जब भी कोई इंफॉर्मेशन हो जिस चीज से रिलेटेड, उसका क्या बनाना पड़ता है? टी शेप अकाउंट। तो कैसे बनता है फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट, वो हम लोग देख लेते हैं। देखें, चलो आओ बेटा, यहां पे हम लोग वर्किंग नोट देख रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स का। फिक्स्ड एसेट्स का जो अकाउंट बनता है, ऑब्वियसली सारे अकाउंट टी शेप बनते हैं, ये भी वैसा ही बनेगा, कोई XYZ तो बनेगा नहीं। ये बन गया फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। बेटा ओपनिंग बैलेंस किस तरफ होना चाहिए बताओगे फिक्स्ड एसेट्स का? इसका तो क्रेडिट में था, प्रोविजन का तो प्रोविजन क्योंकि लायबिलिटी के आइटम होते हैं इसलिए क्रेडिट में। फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग कहां होना चाहिए? डेबिट में। अच्छा, असेट डेबिट में बढ़ती है, क्रेडिट में कम होती है, हम सबको पता है ना? तो ओपनिंग बैलेंस यहां डाल देंगे टू बैलेंस BD और यहां लिख देंगे बाय बैलेंस CD, ठीक है। ये हमारी प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू को ओपनिंग बोल देंगे और करंट ईयर वाली वैल्यू को क्लोजिंग बोल देंगे। यानी ये 3 लाख से 4.5 लाख है, तो 3 लाख तो ओपनिंग हो गई, 4.5 लाख क्लोजिंग हो गई, ये तो यहां हो गई। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन से जो चीजें मिलती है वो हम डालनी होंगी, कौन सी चीज कहां जाती है पहले जरा उसका जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। बेटा एक बात बताओ, असेट अगर हम खरीदेंगे तो किस तरफ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट में, क्योंकि खरीदने से असेट बढ़ती है, यानी यहां लिखेंगे टू कैश, परचेज नहीं, क्या लिखेंगे? टू कैश। हाँ, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए यहां, चलो यहां पे नहीं, अंदर ही बताता हूं। टू कैश परचेज करेंगे तो जितने में परचेज करी है वो वैल्यू यहां आ जाएगी, टू कैश। बेचेंगे तो बाय सेल्स, बाय क्या सेल बोल, बाय कैश, और वो जो सेल्स वैल्यू है वो यहां आ जाएगी, जितने में हमने बेचा वो वैल्यू यहां आ गई, हाँ या ना? खरीदा तो लेफ्ट में और बेचा तो राइट में, कोई दिक्कत? अच्छा, खरीदने पे कभी फायदा या नुकसान होता है क्या? खरीदने पे कोई फायदा या नुकसान नहीं होता, बेचने पे फायदा या नुकसान होता है, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस कब कैलकुलेट होता है? जब आप बेचते हो। बेचने से किसी चीज को अगर कम दाम पे बेच दिया तो लॉस हो गया, ज्यादा पे बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया। खरीदते समय तो नहीं होता ना। जब भी सेल का पॉइंट होगा तो प्रॉफिट या लॉस भी आना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि अभी हमने सेल की बात करी है तो प्रॉफिट या लॉस की भी बात करेंगे। बेटा प्रॉफिट अगर आ रहा है तो आप उसे यहां लिखोगे,
टू पी एंड एल। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो इस तरफ लिखना है बेटा, और अगर लॉस आ रहा है आपका, कुछ भी आ सकता है ना दोनों में से, तो इधर लिख देंगे बाय पी एंड एल। हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है सभी को? खरीदा तो यहां टू कैश, बेचा तो यहां बाय कैश, और बेचने से प्रॉफिट हुआ तो इधर टू पी एंड एल, बेचने से लॉस हुआ तो इधर बाय पी एंड एल। क्लियर है? पक्का? चलो ठीक है बेटा। क्या असेट पे डेप्रिसिएशन भी लगता है? लगता है। तो डेप्रिसिएशन से वैल्यू बढ़ती है कम होती है? कम होती है बाय डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन पूरे जिंदगी भर का होता है, जब से खरीदिया तब से आज तक का, या केवल करंट ईयर का? केवल करंट ईयर का। सीवाई का मतलब डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, इस साल का डेप्रिसिएशन। सीवाई लिखने का मतलब क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। चलो इसको तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस समझ लो। यहां लिख देता हूं फॉर करंट ईयर। क्या लिख देता हूं? फॉर करंट ईयर, यानी इस साल का कितना डेप्रिसिएशन लगा वो यहां पे आएगा। हाँ या ना? चलो, मुद्दा यह है कि सर ठीक है, परचेज हमें पता है, सेल हमें पता है, लेकिन प्रॉफिट या लॉस तो वो हमसे कैलकुलेट करवाता है, तो हमें प्रॉफिट या लॉस का फार्मूला भी सीखना पड़ेगा। सीखे प्रॉफिट या लॉस का फार्मूला? आओ बेटा, प्रॉफिट या लॉस का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट पॉजिटिव अगर आए, नेगेटिव आंसर आए तो लॉस। क्या फार्मूला है सर? बचपन से जानते हैं, सेल्स वैल्यू में से माइनस कर दो बुक वैल्यू। बेटा बुक वैल्यू को हम लोग रिटन डाउन वैल्यू के नाम से भी पुकारते हैं कई बार। किस नाम से? रिटन डाउन वैल्यू। घटकर जो वैल्यू बची है किताबों में उसे रिटन डाउन वैल्यू बोलते हैं। डब्ल्यूडीवी बोलो या बुक वैल्यू बोलो, एक ही बात है। बेटा सवाल में अगर डब्ल्यूडीवी या बुक वैल्यू दे रखी है तो ठीक है, कई बार वो ये नहीं देता तो वो कुछ और देता है। सेल वैल्यू तो देगा ही देगा, बुक वैल्यू का नाम, बुक वैल्यू अगर ये दे रखा तो ठीक है, नहीं दे रखा तो वो क्या देगा? वो सवाल में बताएगा कि जब ये असेट खरीदी थी, कई सालों पहले, डेट नहीं, कभी खरीदी थी, 4 साल 14 साल 25 साल पहले जब भी खरीदी थी, उस समय इस असेट की कॉस्ट ये थी, और उस असेट पे आज तक जो बेच रहे हैं ना, केवल उस असेट की बात चल रही है, उस असेट पे आज तक जो डेप्रिसिएशन लगा उसको क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वो माइनस कर दो तो बुक वैल्यू निकल आएगी। यानी बुक वैल्यू नहीं दे रखी अगर सवाल में तो वो पक्का क्या देगा? कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देगा। अब यहां पे आती है एक छोटी सी उलझन। बच्चों को ये भी डेप्रिसिएशन दिख रहा होता है, वो भी डेप्रिसिएशन दिख रहा होता है। बेटा ये दोनों अपने आप में अलग टर्म्स हैं, मैं आपको दोनों की शब्दों की पहचान करवाता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? आओ बेटा जरा इस बात को सुन लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। पहले इसकी बात करेंगे। बेटा जो असेट हम बेच रहे हैं, क्या हमने पूरी असेट बेच दी या कोई हिस्सा ही बेच रहे हैं? कोई हिस्सा बेच रहे हैं। वो हिस्सा कभी खरीदा था पास्ट में, पता नहीं कितने साल पहले, लेकिन खरीदा था। उस असेट पे पूरी लाइफ में, पूरी लाइफ यानी जब से वो खरीदा था उस दिन से बेचने वाली तारीख तक जो डेप्रिसिएशन टोटल हुआ उसे बोलते हैं एक्यूमुलेट होना। एक्यूमुलेट का मतलब होता है सम, यानी टोटल। एक्यूमुलेट का मतलब जो बेच रहे हैं उस असेट पे जो डेप्रिसिएशन लगा उसको क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये यहां माइनस होता है। और दूसरा होता है इस साल जो असेट हैं अभी हमारे पास, जो असेट अभी भी हमारे पास हैं, उन असेट पे जो डेप्रिसिएशन केवल इस साल का है उसे बोलते हैं बाय डेप्रिसिएशन। अलग अलग चीजें हैं, पहचान पा रहे हो दोनों को? ठीक है। मेन मुद्दा है कि चलो सर हमें असेट अकाउंट बनाना आ गया, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, खरीदा तो टू कैश, बेचा तो बाय कैश, बेचने से प्रॉफिट हुआ तो टू पी एंड एल और लॉस हुआ तो बाय पी एंड एल, और सर डेप्रिसिएशन इधर आ जाता है। इतना सही तो याद करना है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, याद हो भी गया होगा शायद आप लोगों को। सर मुद्दा यह कि अकाउंट तो हम बना लेंगे, अकाउंट के बाद ये चीजें कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे काम आएंगी वो तो बताओ। तो आओ जरा जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ये चीजें कहां कहां जाती हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, टी शेप अकाउंटिंग बनाने के बाद ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस यूजलेस हो जाते हैं, ठीक है? ये कहीं नहीं जाते। खरीदा, जब आप कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो तो वो कौन सी एक्टिविटी में जाती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाती है। असेट को खरीदेंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे बेटा, ठीक है? और बेचेंगे तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस कर देंगे, ठीक है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में प्लस हो जाता है। जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं उसमें सबसे पहले 4 आइटम जुड़ते हैं यहां पे, ऐड नॉन, क्या बेटा? हाँ सॉरी बेटा, सॉरी। एक्सपेंसेस को क्या करते? अरे ये प्रॉफिट था, मैंने गलत लिखा है। प्रॉफिट को NOI बोलते हैं, इनकम। मैंने ई वर्ड यूज कर दिया था, तो NOI माइनस,
ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, प्रॉफिट का मतलब इनकम, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और इनकम प्लस नहीं होती इस चैप्टर में, क्या करते हैं इनकम को माइनस करते हैं और लॉस को प्लस करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये प्लस हो जाता है। और ये जो डेप्रिसिएशन है बेटा ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में प्लस हो जाता है। याद है ना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पहला ही आइटम, दूसरा आइटम मैंने डेप्रिसिएशन ही लिखवाया था आप लोगों को, और चौथा आइटम आपको लिखवाया था लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, क्लियर है, ये 6 चीजें आ गई बेटा। ये तो रहा आसान काम, बिल्कुल। दूसरा एक और आसान काम है, क्या कहते हैं सर, अगर सवाल में इस तरीके से बैलेंस गिवन ना हो, सवाल में गिवन हो बैलेंस कुछ ऐसे, यहां लिखा हो 6.5 लाख और यहां 5 लाख और यहां माइनस करके दे रखा हो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्या लिखा हो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और यहां 2 लाख माइनस कर दिया और यहां पे मान लो 1.5 लाख, यहां पहले कितना लिखा हुआ था, या कुछ भी लिख लो ना, फर्क क्या पड़ना है, यहां 1.5 लाख माइनस कर दो, तो ये हो गया कितना 3.5 लाख, ये हो गया कितना 4.5 लाख। तो अब सर क्या इसका मीनिंग ये हुआ कि इस साल हमने 1 लाख की फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है, 3.5 से 4.5 हो गया, तो क्या हम ये लिखे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 1 लाख की फिक्स्ड एसेट्स परचेज करी है? जी नहीं। अगर सवाल में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम बोलेंगे 5 से 6.5, यानी इस साल जो एसेट खरीदी है वो 1.5 लाख की है। आ रही है बात समझ? और इस साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो कितना है? 50,000 का। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर सवाल में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो फिर इसका क्या बनाना पड़ेगा, और अकाउंट एक बनेगा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट का, या साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बनेगा, साथ में एक्यूमुलेटेड भी बनेगा। आ रही है बात समझ में? चलो, तो अब मैं आपको इसी का ऑप्शन दिखा रहा हूं कि अगर सवाल में इस तरीके से आ जाए फिक्स्ड एसेट्स के साथ उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन हो, तो फिर आपको केवल एक अकाउंट नहीं बनाना होगा। कितने अकाउंट बनाने होंगे? 2। एक तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आओ तेजी से बनाता हूं क्योंकि इसमें मैंने पूरा समय देके सिखाया है आप लोगों को, तो ये तेजी से सीख सकते हो आप लोग। और यहां पे हम बना रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एक्चुअल में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो आपने 11th क्लास में वर्ड सुना होगा उसी का नया नाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है। अच्छा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो सर ऑब्वियसली टू बैलेंस बीडी, यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहां आएगा और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी वो यहां आ जाएगा, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। वही कॉन्सेप्ट आप लेफ्ट से राइट में देखते रहें, केवल मैं सेम टू सेम लिखा है। अच्छा, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग यहां आ रहा है, लेकिन एक्यूमुलेटेड का कहां आएगा? क्योंकि ये वैल्यूज नेगेटिव है, देख रहे हो नेगेटिव है ना, तो ये रिवर्स साइड में जाएगा, यानी कि यहां ओपनिंग आता है इसका ओपनिंग आता है यहां पे बाय बैलेंस बीडी प्रीवियस ईयर और टू बैलेंस सीडी करंट ईयर। क्लियर है बेटा? डन। तो अभी हमने क्या किया? केवल ओपनिंग क्लोजिंग डाले हैं। अच्छा, असेट अभी भी खरीद रहे हैं, खरीदते समय ऑफ कोर्स अभी भी क्या लिखेंगे? डेबिट में ही आएगा टू कैश, और बेचेंगे तो अभी भी क्रेडिट में ही आएगा बाय कैश सेल वैल्यू। हाँ या ना? सही है। खरीदने से प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, लेकिन बेचने पे प्रॉफिट या लॉस होता है। प्रॉफिट आएगा तो किस तरफ लिखोगे? डेबिट साइड में। क्या लिखोगे? टू P&L। और लॉस आएगा तो क्या करोगे? क्रेडिट साइड में लिख दोगे। क्या? बाय P&L। सर कुछ नया तो सिखाओ, ये तो पूरा आप वही बनाए जा रहे हो जो आपने यहां बनाया था। आओ सीखते हैं कुछ नया। यहां ये जो डेप्रिसिएशन था, सुनना बेटा, यहीं पे क्रक्स है इस सवाल का। यहां ये जो डेप्रिसिएशन था, अब उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट नया बन चुका है। तो अब हमें क्या करना है बेटा? इस डेप्रिसिएशन को यहां से खींचना है, जोर लगा के खींच लिया, और कहां रखना है? यहां पे। यानी जो चीज यहां थी बाय डेप्रिसिएशन वो घिसका के लाए और कहां ले आए? यहां पे। यानी यहां आ गया हमारा बाय डेप्रिसिएशन। कौन से वाला? करंट ईयर वाला। हाँ या ना? डन। आया समझ में? सर नई चीज क्या सिखाई? जब 2 अकाउंट बन जाते हैं तो ये वाला जो डेप्रिसिएशन होता है वो ऊपर नहीं रहता, कहां जाता है?
नीचे वाले में आ जाता है, राइट साइड कोई वहीं पे। फिर और कुछ भी नया है क्या? जी हाँ, नया है। ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू थी, जब हमने सिंगल अकाउंट बनाया था तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहीं नहीं गया था बेटा। ये सेल वैल्यू जरूर जाती है यहां पे, कॉस्ट नहीं जाती, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नहीं जाता। ये सेल वैल्यू आज भी गई है यहां पे, लेकिन ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है अब ये 2 बार आएगा। जब सिंगल अकाउंट बनाया तब 0 बार, यानी कहीं भी नहीं गया। सिंगल अकाउंट बनाते हैं तब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू काम आती है नहीं आती अकाउंट बनाने में? नहीं। लेकिन जब डबल अकाउंट बनाएंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू काम भी आएगी और 2 बार काम आएगी। ठीक है, काम भी आएगी और 2 बार काम आएगी। जब सिंगल अकाउंट बनाते हैं तब काम नहीं आती है वैल्यू, और जब डबल अकाउंट बनाते हैं तो 2 बार काम आती है। आओ बेटा एक बार यहां लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन सेल, ऑन सोल्ड। ऑन सोल्ड का मतलब जो असेट बेची है वो वाला, ये वाला है। ठीक है, और क्योंकि फिक्स एसेट्स के क्रेडिट में लिखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डेबिट में क्या आ जाएगा? टू फिक्स्ड असेट्स ऑन सोल्ड, यानी ये वाली। ठीक है, आ रही बात समझ? तो आपने क्या नया सीखा जो मैंने रेड मार्क से सिखाया? ये वाला डेप्रिसिएशन तो चलेगा राइट में इधर नीचे, और एक नई चीज आ गई, वो जगह खाली हुई। तो कौन सी वैल्यू आ गई सर? ये वाली वैल्यू। ये वाली वैल्यू जब सिंगल अकाउंट बनाते हैं तो कहीं भी नहीं जाती, डबल अकाउंट बनाते हैं तो 2 जगह जाती है। एक बार यहां आ जाएगी बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से, और एक बार यहां आ जाएगी टू फिक्स्ड एसेट्स के नाम से। क्लियर हो रही है सभी को? डन? चलो ठीक है। मुद्दा यह है कि सर चलो ये तो बन गया, अब ये बताओ ये चीजें जाएंगी कहां कैश फ्लो स्टेटमेंट में, क्योंकि मुद्दा तो वही होता है। और जैसा कि हमने पहले सीखा, ओपनिंग क्लोजिंग कभी भी कहीं नहीं जाते। खरीदा तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होगा, बेचा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, लॉस हुआ तो नॉन ऑपरेटिंग में प्लस होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और प्रॉफिट हुआ तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस होगा। ठीक है, अच्छा डेप्रिसिएशन जो इस साल का है वो ऑफ कोर्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस होगा, यानी ये सारी चीजें 3 और 2 5, 1 और 2 3 4 5 सेम है। नई चीज क्या आई सर? ये वाली, यही तो बची सर। ये ऑलरेडी 2 जगह जा चुकी है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं जाएगी। ऑलरेडी 2 जगह आ गई ना, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं नहीं जाएगी। यानी ये और ये सेम है। बच्चों को पता नहीं क्यों जैसे ही एक्यूमुलेटेड का टॉपिक आ जाता है ऐसा लगता है कि ये मुश्किल टॉपिक आ गया। ये मुश्किल नहीं आया बेटा, ये यही तो है, बस थोड़ा सा बढ़ा दिया, 2 लाइन एक्स्ट्रा करवा दी। क्या किया सर? ये 2 लाइन का एक्स्ट्रा बना दिया। ठीक है, तो आपको याद रहेगा डेबिट में क्या चीजें आती हैं, क्रेडिट में क्या चीजें आती हैं। अच्छा, जनरली जब भी कोई चीज होगी तो हर अकाउंट में एक चीज बैलेंसिंग फिगर आ रही होती है। मैं आपको बता दूं 99% केसेस में फिक्स एसेट्स अकाउंट में, ठीक है, लेफ्ट में एक बैलेंसिंग फिगर आएगी। लेफ्ट में जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो 99% केसेस में टू कैश परचेज ही आएगी। लेफ्ट वाली में जब भी बैलेंसिंग फिगर आएगी तो क्या लिख दोगे? टू कैश परचेज। राइट साइड को अगर बैलेंसिंग फिगर आए तो जनरली वो